जब भी फोर्स में नेगेटिव साइन आए, कभी भी फोर्स में नेगेटिव साइन आए, इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर शो होता है। ओके, दिस इज सिंपल पॉइंट ना। अब बात करते हैं, नोट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वी सी हियर। फर्स्ट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। जी हाँ, ये दोनों ही मास के सेंटर के बीच में लगते हैं, इसलिए इनको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। आपके पास कैसी भी उल्टी सुल्टी बॉडी हो, अगर इसका फोर्स एक दूसरी बॉडी से लग रहा है तो याद रखिएगा ये जो फोर्स होगा बॉडी के सेंटर से, एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर के बीच में लगेगा। बॉडी के शेप का कोई मतलब नहीं है, ये फोर्स कहां लगता है? सेंटर टू सेंटर। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए अर्थ आपको दी जाएगी तो अर्थ से जो भी आप मेजरमेंट करोगे अर्थ की सरफेस से नहीं करोगे, कहां से करोगे? सेंटर से। तो अर्थ की रेडियस आपको हर बार कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, दैट इज 6400 किलोमीटर, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, और यू कैन राइट इट 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर। याद कर लीजिएगा हमेशा के लिए, क्योंकि एसआई सिस्टम में तो मीटर चलता है, तो कौन बार बार रट्टा मारे इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने का। सीधे 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, दिस इज द रेडियस। ओके, डन। Yes. So gravitational forces are the central forces as they act along the line of the joining the center of the bodies. Underline करिए। The gravitational forces are conservative forces। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि conservative forces होते हैं मतलब नीचे से ऊपर ले जाओ तो आपको वर्क डन सिस्टम के अगेंस्ट करना पड़ता है। आप सिस्टम के अगेंस्ट पेन की एनर्जी बढ़ाते हो और छोड़ते हो तो फिर सिस्टम काम करता है, पेन की एनर्जी को लॉस करता है। मतलब टोटल वर्क डन इन ए साइकिल इक्वल टू कितना? 0। याद आया? एक साइकिल में किया गया टोटल वर्क डन कितना होगा? 0। तो इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? कंजर्वेटिव फील्ड होगा। क्लियर हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होगा। सो द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। और मैंने उस दिन बताया था कि कंजर्वेटिव फील्ड में किया गया काम पाथ में कभी डिपेंड नहीं करता है। मैंने इसके डेरिवेशन भी कराए थे ना, याद आया आपको? ब्लॉक को मैं तीन तरफ से ले गया था, पहले सीधे ले गया था, ऐसे खिसका करके स्लाइड करके ले गया था, दोनों का वर्क डन कितना आया था? सेम आया था, mgh। नेक्स्ट पॉइंट है द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन वन पार्टिकल नंबर ऑफ अदर पार्टिकल रिजल्टेंट फोर्सेस। ओके, इस लॉ को क्या कहते हैं? इस लॉ को कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो वहीं पर लिख लीजिए जहां पर ये लॉ लिखा है, लिखा हुआ है, मत लिखने की जरूरत है, लिखा हुआ है नीचे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आइए ये लॉ क्या कहता है, देखिए। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास ये प्लैनेट है, एक ये प्लैनेट है और आपके पास एक दूसरा प्लैनेट बड़ा ये रखा हुआ है और एक नीचे ये प्लैनेट रखा हुआ है। क्लियर है? अब देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा तो इनकी जिंदगी अलग है, ये अपना अपना निभाते रहे, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये इनके बीच में फोर्स लग रहा है। मान लीजिए फोर्स की अमाउंट है यहाँ पर F1। क्या अमाउंट है? F1। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, इनके बीच की क्या अमाउंट है? F2। तो भैया F1 और F2 का जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो किस लॉ से आएगा? वेक्टर लॉ से आएगा। तो ये कहता है कि अगर कोई प्लैनेट हो और उस पर कई सारे फोर्सेस लग रहे हो, ये भी लगा रहा है F1, ये भी लगा रहा है F2। अभी मैं पहले इसका आंसर दे दूं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा F रिजल्टेंट इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस कितना? F2 वेक्टर। वेक्टर इज ए वेक्टर, ये दोनों फोर्सेस वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्ट कैसे निकालते हो? बाय द वेक्टर सम। तो यहां पर जो नेट फोर्स आएगा वो सारे इंडिविजुअल वेक्टर्स का सम होगा। ओके, सो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर प्लस F5 वेक्टर, कई सारे यदि फोर्सेस लग रहे हैं तो जो नेट होगा वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर नॉट क्लियर? ठीक है ना? तो वैसे तो हम एक फील्ड देखते हैं, फिर भी आपको यदि मल्टीपल फील्ड मिल जाए तो आपको उन पर ये काम करना है। एनी प्रॉब्लम? एक बार और समझा दें। चलिए देखिए, आपके पास यदि एक मास है, इस मास पर मान लीजिए आपके पास तीन प्लैनेट रखे हुए हैं, 1 2 3 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं।
अब देखो इसके कारण कोई ना कोई फोर्स जनरेट होगा, बोलो यस और नो, है ना? इसके कारण कोई ना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है ना? फोर्स का नेचर तो कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, ये बात पक्की है। मतलब इस वाली बॉडी को ये फोर्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो मैं इस वाले फोर्स का नाम लेता हूं F1 और यहां पर मैं केवल आपको फोर्स का डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखिए फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, क्या है ये? F1 है कि नहीं है? दूसरा फोर्स देखो इस बॉडी पर, इस पर लगेगा, बोलिए यस और नो। क्या फोर्स है? F2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? F2। ये क्या लग गया? F1। ये क्या लग गया? F2। एक ये वाली बॉडी भी है, बोले यस और नो। इस पर फोर्स क्या लगेगा? F3। तो ये वाली बॉडी पर फोर्स ले लो, क्या? F3। ये देखिए तीनों फोर्सेस है। तो आप इनको अब किससे सॉल्व करोगे? बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। तो आपके सिलेबस में 2 फोर्स का आएगा, 3 का आएगा मैक्सिमम। तो इसमें पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? पैरेललोग्राम से सॉल्व करेंगे, बट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है कि जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो सभी वेक्टर्स का इंडिविजुअल सम हुआ करता है, वेक्टर सम। सो दिस इज ओके। और अगर n फोर्सेस हैं तो n तक बढ़ा दो, यस और नो? क्लियर हो गया ना? n फोर्सेस हैं तो n तक बढ़ा दो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके, वेक्टर सम क्लियर ना? ओके, यहां पर किसी को कुछ पूछना है? चलिए आगे चलते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब है एक ही चीज पर जब कई चीजें इंपोज होती है, एक ही पॉइंट पर कई सारे बल इंपोज हो रहे हैं, कई सारे फोर्सेस इंपोज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन, ओवरलैपिंग। ओके, एक ही पॉइंट पर कई सारे फोर्सेस का आना, है ना? क्लियर हुआ? देखो एग्जांपल के लिए ये देखो, ये मान लो ये यहां पर अंशिका खड़ी हुई है। अब अंशिका के रस्सी हमने बांध दी है कमर से और अंशिका को कई लोग खींच रहे हैं, 10-15 रस्सी है। ओके, एक रस्सी यहां जा रही है, जूही खींच रही है, एक रस्सी यहां पर निशा खींच रही है, एक रस्सी यहां पर मुस्कान खींच रही है, एक रस्सी यहां पर आदित्य खींच रहा है, एक रस्सी यहां पर नमन खींच रहा है, ठीक ना? एक मधुर भी खींच रहा है, ठीक ना? ये देखिए ये हाल है। तो ये बताओ, ये सारे तो वेक्टर है ना, ये फोर्सेस है ना? ये पहला फोर्स है F1, ये दूसरा फोर्स है F2, ये फोर्स है क्या? F3, ये फोर्स है F4, ये फोर्स है F5, ये फोर्स है F6 और ये फोर्स है F7। अब इन रिजल्टेंट इस फोर्सेस के प्रभाव में अंशिका जब डिस्प्लेसमेंट होगी तो अंशिका किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, वाइब्रेट तो नहीं होने लगेगी ना? यस और नो? होगी। सारे फोर्सेस का एक कंबाइंड इफेक्ट जनरेट होगा कि नहीं होगा? उस कंबाइंड इफेक्ट के जनरेट जो फोर्स होगा वहां अंशिका का डिस्प्लेसमेंट आएगा, यस और नो? तो वो फाइनल फोर्स कैसे निकलेगा वही तो मैं कह रहा हूं। F रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सारे फोर्सेस का सम। कौन सा सम? स्केलर सम या वेक्टर सम? वेक्टर सम, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर का सपोर्ट करती है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है तो एनर्जी का सपोर्ट करती है। कल जो कर रहा था मैं हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर कोलिजन में, याद आया कि नहीं आया? आ गया समझ में ना? तो इतने सारे फोर्सेस के प्रभाव में मान लो सॉल्व होने के बाद रिजल्टेंट फोर्स ये बना अंशिका, तो आप इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन महसूस करोगे, इसकी तरफ आप एक्सेलरेट होने लगोगे, वी होने लग जाओगे। क्यों? क्योंकि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो है ही, फोर्स आपको क्या प्रोवाइड करेगा? एक्सेलरेशन। याद आया? क्लियर हुआ? सही है, ठीक है ना? तो यस, ये हो गई। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? एक सिंपल कंसेप्ट आता, पहला ही क्वेश्चन होता है, सर ये व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? ओके, अब भैया जब भी आप बात करते हो कि ग्रेविटी किसकी होती है, ग्रेविटी, ठीक है ना? ग्रेविटी हर प्लैनेट की अलग अलग होती है। और जब भी कोई चीज ग्रेविटी बोलते हो ना, तो ग्रेविटी का मतलब होता है उसका लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आप मंगल पे जाओगे और बोलोगे इसकी ग्रेविटी बहुत कम है, तो ग्रेविटी बहुत कम है मतलब उसका स्मॉल जी बहुत कम है, ग्रेविटी का सिंपल मीनिंग। बट जब भी अब हम अर्थ में बैठे हुए हैं तो हम बोलेंगे अर्थ की ग्रेविटी क्या है, आपके मुंह से निकलेगा सर 9.8 निकलेगा ना। मैं बोलूंगा अर्थ की ग्रेविटी क्या है, आप बोलोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो आप ग्रेविटी बोलते हो एक्चुअली व्हाट इज दैट? दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब देखना व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
अब देखो अर्थ की बात कर रहे हो आप, अर्थ की सरफेस पर बैठे हुए हो, अर्थ गोलाकार है, ऐसी है अर्थ जैसी आपको अर्थ दिखाई दे रही है। यहां पर आप अर्थ की सरफेस पर बैठे हुए हो, आपका मास कितना है, m है। आपका मास कितना है, m है। यस और नो? आपका मास m है। अर्थ अपने सेंटर की ओर आपको खींचती है, किस फोर्स से खींचती है, आपके वेट से। किस फोर्स से, mg से। mg क्या है, आपका वेट है। यस और नो? mg आपका वेट है, और वेट एक फोर्स होता है। वेट एक क्या होता है, फोर्स होता है। मतलब अर्थ जो आप पर फोर्स लगा रही है दैट इज एक्चुअली योर वेट, एंड फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड वेट इक्वल टू व्हाट, mg। m से m मतलब व्हाट इज a इक्वल टू g। मतलब अर्थ जो अपने सेंटर की तरफ जिस एक्सेलरेशन से आपको खींच रही है दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स वेट के इक्वल कैसे होगा, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वेट के इक्वल ही तो होता है। आपको अर्थ खींचती है, जो आपको अर्थ खींचेगी, जो आपका वेट होगा उसी फोर्स से तो आप अर्थ की तरफ खींच रहे हो ना। यस दैट्स व्हाई। ओके सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी A इक्वल टू g। ये ओवरव्यू है, दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। केवल ये बताने की कोशिश की गई यहां पर कि जो g होता है एक्चुअली दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। g एक एक्सेलरेशन है जो अर्थ आपकी तरफ लगाती है। ओके क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए अब देखिए पढ़ते हैं। The force of attraction exerted by the earth on a body is called gravity. The force of attraction exerted by the earth on a body is called gravity. So what is gravity? The force of attraction. The force of attraction, force, वो attraction force जिस force से कोई भी body को अर्थ अपनी तरफ खींचती है that is called gravity. सवाल दूसरा है कि बॉडी को अर्थ कहां खींचती है? आंसर है बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती है। कहां खींचती है? सेंटर की तरफ खींचती है। जिस फोर्स से खींचती है उसको बोलते हैं ग्रेविटी। दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी। तो जनरली हम बोल तो देते हैं अर्थ की ग्रेविटी है 9.8, बट दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि 9.8 फोर्स थोड़ा ना होगा, 9.8 तो एक्सेलरेशन है। यस और नो? हाथी खड़ा है, हाथी पर ज्यादा फोर्स लगेगा, हम खड़े हैं हम पर कम फोर्स लगेगा। बोलो यस और नो? क्योंकि हाथी का मास क्या होता है, ज्यादा, एंड वेट इक्वल टू फोर्स इक्वल टू m इंटू जी। तो m का आना तो जरूरी है ना, m आएगा तभी तो g का मल्टीप्लाई होगा, तभी तो mg बनेगा। समझ गए ना? तो ग्रेविटी जो होती है एक्चुअली दैट इज द फोर्स। ओके ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन सेम है मगर फोर्स अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है। क्लियर हुआ? आ गया समझ में ना? नहीं आया? क्लियर नहीं हुआ? आ गया? चलिए सो the force of attraction exerted by the earth on the body is called gravity. The acceleration produced in the motion of a body under the effect of gravity is called acceleration due to gravity. धरती के द्वारा, अर्थ के द्वारा दिया जाने वाला एक्सेलरेशन that is called gravitational acceleration. अब एक बॉडी है जिसका मास m है, अब एक बॉडी है जिसका की मास m है, अर्थ के सरफेस पर रखा हुआ है। देखिए निशा यहां लिखेंगे। अब एक बॉडी है अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, उसका मास m है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा? मैं mg की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो ग्रेविटी फोर्स कितना होगा? g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो g कितना होता है? वो तो g ही होता है। m1 मतलब अर्थ का मास क्या है? कैपिटल m, कैपिटल m। यस और नो? कैपिटल M। तो इस पर अर्थ की तरफ से लगने वाला फोर्स कितना है? कैपिटल G, कैपिटल M। छोटी वाली बॉडी का मास कितना? स्मॉल m इंटू रेडियस अपॉन r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू G m कैपिटल M अपॉन r का स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये है आपके पास क्या लगने वाला फोर्स। कहां लग रहा है? ड्यू सेंटर। क्या लग रहा है? ड्यू सेंटर। यस और नो? आ गया समझ में ना? Where m and r are the mass of the earth and radius of the earth respectively. यहाँ m और क्या है? मास और अर्थ है। And g is the acceleration due to gravity. g is the acceleration due to gravity. ठीक है ना? अब हमने देखा एक तो तरीका ये हो गया ओवरव्यू, इसका ये फोर्स लगेगा। अब दूसरी बात कर रहे हैं हम, यदि एक बॉडी पर मास m है और उस पर नीचे की तरफ ग्रेविटी g एक्ट कर रही है, तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? mg।
एक बात हम कह रहे हैं कि अर्थ इतने से खींच रही है, ये अर्थ के लिहाज का फोर्स, और ये बॉडी के रिस्पेक्ट में फोर्स, बॉडी के रिस्पेक्ट में फोर्स कितना हुआ, mg नहीं हुआ। अरे इस पर ग्रेविटी कितनी लग रही है नीचे, g, इस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g है, तो अर्थ कितने से खींचेगी इसको, फोर्स कितना लगाएगी, g से ना, तो mg लगेगा। तो ये दोनों फोर्स तो आपस में इक्वल हुए, क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से इस पर जो खिंचाव पड़ रहा है ये सेंटर से देखा गया और ये सरफेस से देखा गया, तो ये दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि ना होंगे, होंगे ना। क्लास घर आना तुम, अच्छा 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 अच्छा, आज बायो क्लास नहीं है, नहीं नहीं कैंसिल हो गई 2 बजे से, आ जाओ। क्लियर हुआ, तो कितना फोर्स लगेगा इस पर, mg। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो इस पर लगने वाला फोर्स F इक्वल टू जी एम कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, आ रहा समझ में, G कैपिटल M अपॉन इंटू स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, ये कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स किसके इक्वल होगा, mg के इक्वल होगा। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही है, ये फोर्स mg के इक्वल होगा, क्योंकि सरफेस पर बेटा ऊपर तो लगेगा नहीं, कहां लगेगा, नीचे लगेगा। क्लियर हुआ ना, चलिए। अच्छा, सरफेस पर ऊपर भी रख के तुम कर लो ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यदि आप बात करो कि सर नीचे की तरफ कितना लग रहा है, तो नीचे की तरफ लग रहा है भैया ग्रेविटेशनल फोर्स G M स्मॉल m अपॉन r का स्क्वायर, बोलो यस और नो। और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन R, बोलो यस और नो। और नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, mg, नॉर्मल रिएक्शन mg होता है, तो इससे भी कंपेयर कर लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये बताओ दोनों फोर्सेस अमाउंट वाइज इक्वल होंगे कि अलग अलग, इक्वल होंगे ना, दोनों फोर्सेस अमाउंट वाइज इक्वल होंगे। मतलब ये लिख सकते हो कि m इंटू जी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन क्या, r का स्क्वायर, यस और नो। स्मॉल m से स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल हो गया। स्मॉल g का पहला डेरिवेशन दैट इज इक्वल टू कैपिटल G, याद रहे कैपिटल G आता है, याद रहे याद रहे याद रहे कैपिटल M आता है, मतलब मास ऑफ अर्थ आता है, मास ऑफ अर्थ आता है अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये नोट करिए, एक बार फिर से बता दूं, चलिए देखिए, अर्थ पर सेंट्रल लगने वाला फोर्स इक्वल टू कैपिटल G M कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, यस और नो। ये हो गई। इफ G इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देन द फोर्स ऑन द बॉडी ड्यू टू द अर्थ इज due to the earth is F equal to mg because force equal to mass into acceleration, agree not agree। अब दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल रहते हैं, दोनों तो अर्थ लगा रही है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हुए। कैपिटल M से सॉरी स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, काट दो उसको वहां पे, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल कर दो। अब ये बताओ, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हो गया, मतलब जिस बॉडी पर आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हो, क्या उस बॉडी के मास पर डिपेंड करता है कि प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, गलत, बिल्कुल गलत। अरे बॉडी का मास कैंसिल हो गया यार, देखो प्लैनेट का मास कैपिटल M बचा है बस, समझ में आया कि नहीं आया, किस पर डिपेंड करता है, प्लैनेट के मास पर, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया ना। चाहे आप खड़े हो जाओ यहाँ पे, या मैं खड़ा हूं, या हाथी कोई खड़ा हो जाए, या एक बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाए, समझ में आया ना, सब पर लगने वाली ग्रेविटी एक ही होगी कि अलग अलग, सब पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक ही होगा कि अलग अलग, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एक होगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होगा, क्योंकि फोर्स मास के साथ आता है, बट जी तो अकेला है ना, समझ में आया ना। तो कैपिटल जी M अपॉन R स्क्वायर, कैपिटल G M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ में डिफरेंट होगा, हाँ, फोर्स अलग अलग होगा बिकॉज ऑफ बॉडी, फोर्स मींस वेट, हर बॉडी का वेट अलग अलग हो सकता है, बिकॉज फोर्स इक्वल टू M इंटू A, तो A तो कांस्टेंट है ना अर्थ सरफेस के लिए, दैट इज G, A तो फिक्स है, क्लियर हुआ ना, A फिक्स है, क्या अलग अलग होगा, फोर्स डिपेंड ऑन मास, डिपेंड्स ऑन मास की वजह से फोर्स अलग अलग होगा, क्लियर नॉट क्लियर, पक्का आगे समझ में ना। तो स्मॉल g कितना आया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R का स्क्वायर। दूसरा सवाल मेरा, ये स्मॉल g कहां पर है, अर्थ के सरफेस के जस्ट ऊपर, या अर्थ के ऊपर, या
कैलकुलेशन को करने के पहले आपने जो बॉडी को बिठाला था, कहां पर बिठाला था बॉडी को? जी हाँ, तो ये जो g की वैल्यू 9.8 आती है, यहाँ पर g की वैल्यू रख दो, वही 6.67 into 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ इक्वल टू 27 into 6 into 10 की पावर 27 कुछ होता है, रेडियस ऑफ द अर्थ इक्वल टू 6400 किलोमीटर रख दो, आपको नहीं रखना, आपको तो केवल याद रखना है। सॉल्व करने के बाद ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है, पुट करने के बाद ये कांस्टेंट वैल्यू आती है g की। क्लियर हुआ? समझ में आया? g की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? क्वेश्चन कैसे आया? अभी बता रहा हूं। क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ क्लियर? सर जी सरफेस पे होता है। हाँ, जी अर्थ के सरफेस पे निकाला है, होता नहीं, निकाला है हमने निकाला, ये अर्थ के सरफेस का डेरिवेशन है स्मॉल जी का। ये 9.8 आया कहां से? हाँ, ये 9.8 आया कहां से? यहां से आया है, पुट करने के बाद वैल्यूज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर अगर हम इसी वैल्यू को मतलब थोड़ा डेप्थ से निकालेंगे अलग आएगा, वो डेरिवेशन आपके एग्जाम में आने वाला है 101%। अभी करा रहा हूं थोड़ी देर में। ओके, अर्थ के अंदर जाएंगे, अर्थ के ऊपर जाएंगे। चलिए देखिए, तो ये जी की वैल्यू आ गई। अब मुझे ये बताइए, अगर आप अर्थ के बजाय अर्थ से हैवी प्लेनेट पे जा रहे हो, अर्थ से हैवी प्लेनेट पे जा रहे हो, तो वहां पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, बिकॉज स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू m। ये देखिए, ये g तो कांस्टेंट है, स्मॉल g प्रोपोर्शनल टू क्या? m, मास ऑफ प्लैनेट। तो यहां तो अर्थ थी ना, यहां तो अर्थ थी, है ना, अर्थ थी, तो यहां मास ऑफ अर्थ लिखोगे। अगर हैवी प्लैनेट पे जाओगे तो मास ऑफ प्लैनेट बढ़ेगा, और मास ऑफ प्लैनेट अगर बढ़ेगा तो g भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आ गया समझ में ना? ओके, सेकेंड, अगर आप रेडियस बढ़ाओगे, प्लैनेट की रेडियस बढ़ाओगे तो जी क्या होगा? कम होगा। समझ गए ना? तो जो प्लैनेट की रेडियस ज्यादा है, जिस प्लैनेट की रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस के लिए उनका जो जी होता है वो कम हो जाता है। ओके, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। क्लियर हुआ? जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। y the gravitational acceleration, y the gravitational acceleration, y the gravitational acceleration on pole is greater than y the acceleration, gravitational acceleration on poles is greater than poles, दो पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, poles is greater than on equator, on equators, yes। तो मैंने आपसे पूछा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पोल पर इक्वेटर की तुलना में ज्यादा क्यों होता है। मैंने क्या डिराइव किया? G इक्वल टू कैपिटल G, कैपिटल मास जिस प्लैनेट की बात कर रहे हो, अपॉन R का स्क्वायर उस प्लैनेट की रेडियस, उसकी रेडियस जहां तक वो बैठा हुआ है। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिए अर्थ की सिचुएशन। अर्थ जो है टोटली गोल नहीं है, अर्थ हल्की सी फ्लैट है। समझ गया ना? अर्थ हल्की सी क्या है? फ्लैट है, छपती हुई है अर्थ ऊपर से। तो ये अर्थ के सही हालात ऐसे हैं थोड़े से, ठीक है ना? तो ये है अर्थ के ऊपर की तरफ बैठा हुआ है नॉर्थ पोल, नीचे की तरफ बैठा हुआ है साउथ पोल। तो ये जो रेडियस है दैट इज कॉल्ड पोलर रेडियस आरपी, और ये जो रेडियस है दैट इज, ये क्या है? इक्वेटर है, ये इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं इसको, ये जो लाइन जाती है इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर। सो ये क्या है? देखिए आर इक्वेटर, दिस इज आर इक्वेटर, आर इक्वेटर। डायग्राम देख करके बताइए ज्यादा लंबा कौन है? इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है कि पोलर रेडियस ज्यादा है? इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा है। तो देखिए, सिंस रेडियस ऑन इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑन पोल, अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पर ज्यादा है और पोल पर क्या है? अर्थ कम है। रेडियस जो है अर्थ की इक्वेटर पर ज्यादा है और पोल पर कम है, ठीक है ना? तो क्या आ जाएगा? हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब आर ई जो है,
स्क्वायर से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आर ई का स्क्वायर आर पी स्क्वायर से बड़ा होगा, ठीक है ना। सिंस G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, G जो है R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसका G क्या होगा, कम होगा। तो रेडियस किसकी ज्यादा है, इक्वेटर की, हाँ या ना। तो इक्वेटर की रेडियस ज्यादा है तो इक्वेटर का G क्या होगा, कम होगा, और पोल का G हाई होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बेटा देखो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के, तो जिसका R ज्यादा होगा उसका G क्या होगा, कम। क्लियर हुआ ना? तो R किसका ज्यादा है, इक्वेटर का है ज्यादा। क्लियर हुआ ना? सो G ऑन पोल इज ग्रेटर देन G ऑन इक्वेटर। G ऑन पोल इज ग्रेटर देन G ऑन इक्वेटर। एक बार फिर समझाऊं क्या? अच्छे से आ गया समझ में ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? चलो फिर आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लिखिए, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी। इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की फॉर्म में हम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालते हैं। वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी की फॉर्म में क्या पढ़ा अभी हमने? जी का फॉर्मूला, जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा, G इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन रेडियस का स्क्वायर। कैपिटल G कैपिटल M रेडियस का स्क्वायर। ये देखिए, ये अर्थ है, हम मान लेते हैं अर्थ जो है, अर्थ की एक यूनिफॉर्म डेंसिटी है, वो डेंसिटी है रो। क्या डेंसिटी है? रो। क्लियर हुआ? डेंसिटी इज इक्वल टू रो। बाकी तो फॉर्मूला जानते हो सब लोग कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो भैया हमारे पास मास इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू कितना, वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू जो ही रो, वॉल्यूम कितना होगा अर्थ का, अर्थ को हमने राउंडली स्फेरिकल माना, स्फेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है वॉल्यूम। आइए पुट कर देते हैं, तो G इक्वल्स टू कैपिटल G, M की जगह रो 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां R का स्क्वायर, R से 2 R कैंसिल, केवल एक R बचेगा। तो क्या आंसर आ गया? G इक्वल टू 4/3, G इक्वल टू 4/3 कैपिटल G रो 4π/3 कैपिटल G रो और क्या बचा एक R, बस ये हो गया कैपिटल G रो R। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, G इज प्रोपोर्शनल टू R, बट कब? जब डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट हो, जब डेंसिटी पूरे की पूरा अर्थ का गाढ़ापन स्टार्ट से लेके एंड तक बहुत बिल्कुल सेम हो, थ्रू आउट कांस्टेंट। जब डेंसिटी कांस्टेंट हो, अगर क्वेश्चन में लिखकर क्या आ गया कि अगर डेंसिटी कांस्टेंट है अर्थ की, बट एक्चुअली जो डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है अर्थ की, कहीं पर पानी है कहीं पर सॉलिड है ना, अर्थ की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये गड़बड़ है। देखो ना कितना फर्क है, वो था G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। नहीं, ऐसा नहीं। अदर प्लैनेट के हम सेंटर तक कहां गए? अर्थ के सेंटर में तो मोल्टेन स्टेट में सारे मेटल भरे हुए हैं, है ना। तो मोल्टेन स्टेट में तो उनकी डेंसिटी तो कम होगी, क्योंकि हीट बढ़ती है तो डेंसिटी कम होती है टेम्परेचर बढ़ने से। हाँ बेटा बोलो। दी रहेगी कि डेंसिटी कांस्टेंट है कि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में दी रहेगी ना। अरे क्यों चिंता करते हो, दी रहेगी भाई। दो तरीके हैं आपके पास, एक आया G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, नॉर्मल केस जब डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, और एक आया क्या G प्रोपोर्शनल टू R। दोनों देखो, अंडरलाइन करो दोनों। एक आया G प्रोपोर्शनल टू R और एक आया G इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। लिख लो वहां पर बुकलेट में। हाँ निशा, नहीं मुस्कान, ये फॉर्मूला कब लगेगा? कांस्टेंट डेंसिटी या वेरिंग डेंसिटी? वेरी डेंसिटी होगी या कुछ ना दिया हो, ये फॉर्मूला कब लगेगा? हाँ, जब रो क्या हो? कांस्टेंट।
हाँ बोलो, व्हाट? जी इज प्रोपोर्शनल टू आर। नहीं सर, आपने एक जगह लिखा था ये इनवर्सली आर स्क्वायर लिखा था। हाँ लिखा था। तो सिर्फ R। हाँ एक जगह इनवर्सली आर है जब डेंसिटी कांस्टेंट ना हो, आर स्क्वायर दैट टाइम। एक है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, फर्स्ट केस देखा ना, ये कहां से आया? G इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। कब लगेगा? जब मास कांस्टेंट हो। कब लगेगा? जब मास कांस्टेंट हो, जब मास को आप कांस्टेंट मान लो। क्लियर हुआ? और एक लगेगा अपना G इज प्रोपोर्शनल टू R। कब? जब डेंसिटी कांस्टेंट हो। ठीक है, चलिए आगे। सर जब G प्रोपोर्शनल टू R होगा तब मास कांस्टेंट नहीं होगा। हाँ, अब मास कांस्टेंट नहीं होगा, तब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, क्योंकि उसके रिलेशन में मास कहीं आता ही नहीं है। हेलो, आता है क्या मास? उसके फॉर्मूले में मास कहीं आता ही नहीं है। देखो निशा, वो जो तुम कह रही हो G प्रोपोर्शनल टू R, वो किस फॉर्मूले से बना है? G इज इक्वल टू 4/3 पाई रो G R। बोलो बना है कि नहीं बना है? 4, 3 और पाई तो जन्म से कांस्टेंट है कि नहीं है? बोलो। G भी कांस्टेंट है, बोलो यस और नो। अब बचा कौन? रेडियस बचा वेरिएबल और डेंसिटी बची वेरिएबल। तो इसको रोक लो आप। अगर आपने इसको रोक लिया तो ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया। नहीं है समझ आ गया भाई? ये तो कांस्टेंट है ही है। अब या तो डेंसिटी, इसको अगर आपने फिक्स कर दिया डेंसिटी को, अगर डेंसिटी को आपने फिक्स कर दिया तो रेडियस की क्या होगा? प्रोपोर्शनल। क्लियर सबको? कुछ पूछना है? चलिए नेक्स्ट, अगला। यस देखिए, सो रो इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। नोट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यस, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कौन सी क्वांटिटी होता है? वेक्टर। ओके, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट। यस, टिक करिए, ये हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है ना, ये हमेशा प्लैनेट के सेंटर की तरफ लगता है। मुझे ये बताओ अंशिका, ये जो हमने फॉर्मूला निकाला था स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन आर स्क्वायर, ये सारे प्लैनेट पे लग सकता है कि केवल अर्थ के लिए वैलिड है? क्यों? क्यों अर्थ के लिए वैलिड है? अलग अलग प्लैनेट पे क्यों नहीं लग सकता है? निशा आप बोलो। ये जो स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G अपॉन आर स्क्वायर है, ये किसके लिए वैलिड है? अर्थ के लिए वैलिड है कि सारे प्लैनेट के लिए वैलिड है? ये सारे प्लैनेट के लिए लग सकता है अंशिका। आप कुछ भी रख सकते हो बेटा, यहां पर, यहां कुछ भी रख सकते हो आप m की जगह, बट m यहां पे मास ऑफ प्लैनेट होगा और r जो होगा रेडियस ऑफ अर्थ होगा। सो सिंपल। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मास अगर दूसरे प्लैनेट्स के लिए तो रेडियस तो दूसरे प्लैनेट्स की होगी। हाँ, ये भी तो मैं बोल रहा हूं ना, रेडियस भी तो दूसरे प्लैनेट की होगी। अभी आपने ये डेरिवेशन जब किया था, जब आपने डेरिवेशन किया था तो r ली थी रेडियस, यस और नो? हेलो, जब आपने यहाँ पे रेडियस r ली थी और कैपिटल M लिया था मास, तो केवल अर्थ की वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पर तो आंसर आएगा 9.8। अगर आप जुपिटर की वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आएगा 16 पॉइंट समथिंग। ऑब्वियसली डेरिवेशन तो हो रहा है, उसी प्लैनेट का तो होगा। आप अगर मास ले रहे हो तो बॉडी को बिठा लोगे कहां? उसी की तो सरफेस पर बिठा लोगे, तो रेडियस भी तो उसी का लोगे जो प्लैनेट होगा। हाँ या ना? तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि इस फॉर्मूले से केवल आप अर्थ का निकाल सकते हो, दुनिया के हर ब्लॉक का जी निकाल सकते हो। समझ में आया? खुद अपना भी जी निकाल सकते हो कि आपका ग्रेविटी कितना है। वो सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट पे लोकेट करके आपको फाइंड करना पड़ेगा। अब ये नहीं तरीका अपने पास है ना, इनप्रैक्टिकल बात है, ठीक ना? तो आपको सेंटर ऑफ मास अपना पता लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको रेडियस निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालनी पड़ेगी? रेडियस निकालने का तरीका है, आपने अगर रोटेशन मोशन पढ़ लिया तो उसमें एक टर्म आया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन। वो है आपकी रेडियस, क्या होगी वो आपकी रेडियस, वो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर मैं जब वहां सिखा दूंगा ना, तब मैं आपको बता दूंगा कि आप अपनी रेडियस कैसे निकाल पाओगे, कि आपकी एक्चुअल रेडियस क्या है। क्लियर हो? नेक्स्ट, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। ये देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, मास पर डिपेंड नहीं करती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर किसके, जो ही ऑब्जेक्ट के मास पर या प्लैनेट के मास पर, किस पर डिपेंड नहीं
स्मॉल m तो दोनों तरफ से कैंसिल नहीं हो गया था, हाँ या ना? मतलब जो बैठा हुआ है, चाहे हाथी बैठे या सर खड़े हो, दोनों पर g स्मॉल लगेगा, सेम लगेगा, हाँ या ना? समझ में आया ना? तो किस पर डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ द प्लैनेट या मास ऑफ ऑब्जेक्ट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करती है, और मास ऑफ प्लैनेट तो उसको देने वाला है भाई, उसी से तो बनी है वो। क्लियर हुआ? अगला, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द प्लैनेट एंड साइज ऑफ द बॉडी। बॉडी की साइज पर डिपेंड करेगी क्या? नहीं करेगी, है ना? बट डिपेंड्स ऑन द मास रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ। नोट करिए, अर्थ की जगह प्लैनेट कर लो, कोई जरूरी नहीं हमेशा अर्थ के लिए निकालो, प्लैनेट कर लो, प्लैनेट, जिस प्लैनेट की बात कर रहे हो। हम अलग अलग बिठा देंगे आप लोग, पढ़ने दो प्लीज। समझ में तो आ रहा ना? ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट, श्योर फॉर एग्जाम 101% ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आना है, आज मैं बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है ना? लिख लीजिए, और जो ही आपके एग्जाम में ना आए वो कैमरे के सामने बोल रहा हूं, एक डिब्बा मिठाई का डिब्बा मेरी तरफ से बिल्कुल पक्का है आपके एग्जाम में आना, है ना? मैंने मिठाई का डब्बा बोला, मैंने मिठाई नहीं बोली, याद रखना। ओके ओके, तो फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स स्पेसिफिकेशन पर चलती है ना? मिठाई का डिब्बा, ओके, बॉक्स ऑफ द स्वीट्स, ओके, नॉट स्वीट्स, ठीक है? चलो ठीक है, बिल्कुल फुलफिल। वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अब हम पढ़ रहे हैं वेरिएशन इन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। बातें अब अर्थ के लिए होगी, क्योंकि प्लैनेट आपको डिफरेंट प्लैनेट करना है, तो बस मास की जगह उस प्लैनेट का मास कर देना, और रेडियस की जगह उस प्लैनेट की रेडियस, बाकी सब वही का वही रहेगा। समझ रहे हो भाई? ठीक है ना? अंशिका, तो अगर प्लैनेट की जगह, अर्थ की जगह कोई और प्लैनेट रहेगा, तो जो कैपिटल M था वहां पर दूसरे प्लैनेट का मास ले लेना, और जो कैपिटल R था वहां दूसरे प्लैनेट की रेडियस ले लेना, और कोई वेरिएशन नहीं करना है। अब आइए देखते हैं पहले की सिचुएशन क्या थी। ये हमारे पास इतनी सुंदर सी गोल मटोल सी अर्थ थी, और इसके ऊपर हम यहाँ पर बैठे हुए थे, मगर अब हमारा सवाल चेंज हो रहा है। हम अर्थ के ऊपर कुछ हाइट पर जा रहे हैं, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। रेडियस कितनी है भाई? रेडियस कम नहीं है, 6400 किलोमीटर है। मतलब 1-2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने तक तो आपका जीव लगभग वही का वही रहेगा, मगर जब आप ऊपर 500 किलोमीटर चले गए हो, तो सवाल मेरा ये है कि ग्रेविटी चेंज होगी या नहीं होगी? होगी। मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा आपको खींचने वाला, वो चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। जाहिर सी बात है, आप अपने घर से, धरती मां से दूर जा रहे हो ना, मां से दूर जा रहे हो तो भाई चेंज तो होना पड़ेगा। मुझे ये बताओ तुक्का मार करके कि अगर आप दूर जाओगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ऊपर जाने पर या घटेगा? कम होगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप नई प्लेस पर जा रहे हो, यहां पर कितना है आपका एक्सेलरेशन? g, जिसे बोलते हो आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप ऊपर जाओगे किसी हाइट तक, तो डिपेंडिंग ऑन द हाइट कितना ऊपर गए हो, आपका नया वाला जो g है वो चेंज होकर के आएगा, दैट इज g डैश, और वो पुराने वाले g से क्या होगा? बिल्कुल गलत, कम होगा। कम होगा, है ना? तो आपका जो g होगा नया वाला, वो क्या होगा? कम होगा। अभी हम बताएंगे वो कैसे कम होगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये कम होगा। हाँ बोलो, g डैश नया वाला g, g पुराना वाला g, तो g डैश इज लेस देन g। यहाँ पर जो ग्रेविटी है दैट इज g डैश। रेडियस बढ़ रहा है तो मतलब कि ग्रेविटेशन का तो वही रीजन है, ठीक है ना? ऑल्दो वही रीजन है, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, दूरी बढ़ रही है, तो g क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि यदि वहां के रिलेशन से देखेंगे तो आपका रिलेशन बनेगा g is inversely proportional to r का स्क्वायर। यस और नो? g is inversely proportional to r का स्क्वायर। बोले जी हाँ या ना? तो ये रिलेशन लग रहा है, क्लियर है ना? बट ये रिलेशन बिल्कुल एग्जैक्टली परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? कुछ वजह है इसकी, चलिए देखते हैं क्यों। ओके, तो फर्स्ट है, एक तो है हाइट में जाना, आपने बताया।
दूसरा केस मुझे बताइए, अगर आप गड्ढा खोद करके अंदर आने लगे तो ग्रेविटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी सर। नहीं, आंसर तब भी है ग्रेविटी घटेगी। अगर आप गड्ढा खोद करके अर्थ के सेंटर की तरफ पहुंचने लगे तो ग्रेविटी आपकी घटेगी। इनफैक्ट बच्चों याद रखो, अर्थ के सेंटर पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है कितना है? 0। समझ गए? अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन 0 है, मतलब आप वेटलेस हो जाएंगे, वेटलेस, हवा में तैरेंगे, कल्पना चावला जैसे, जैसे कल तैर रही थी वो। समझ गए? जी हाँ, सच में अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी 0 है, अभी आंसर आएगा। मगर यहां तक पहुंचना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि इसका तापमान कितना है? 6000 केल्विन। कितना तापमान है? 6000 केल्विन। हम तो छोड़ा, हमारी हड्डियों का जले का जला हो जाएगा, है ना? जो हड्डियों की राख मिल जाएगी ना, वो भी जल के उड़ चुकी होगी, इतना ज्यादा टेम्परेचर है। हाँ भाई बोलो, क्लियर? सर पर रेडियस कम हो रहा है तो कैसे ग्रेविटेशन? अभी आने वाला है, अगर रेडियस कम हो रहा है तो ग्रेविटेशन कैसे कमेगा, यही सवाल है ना आपका। अभी हम क्लियर करते हैं। अब क्लियर करने के पहले मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बाइनोमियल थ्योरम। क्या बता रहा हूँ? अभी आप थोड़ी देर के बाद आपको झटके लगने शुरू होंगे, इसलिए आप पहले से ही बाइनोमियल थ्योरम देख लो। बच्चों, अगर आपके पास कोई रिलेशन है 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n, और ये वाली क्वांटिटी बहुत छोटी है, बहुत छोटी, मतलब 1 से छोटी। कितनी छोटी? 1 से भी छोटी। तो एक चीज याद रखो, ये वाली चीज जो है आप n को पीछे ले आओ बस, तो आपका आंसर कितना बनेगा? 1 + nx। क्या बनेगा? 1 + nx। और एक चीज और देखना, अगर आपके पास 1 + x ऊपर -n लगा हुआ है, फिर से अगर ये बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, तो डोंट वरी, फिर आप इसी को अंदर ले आओ, तो क्या बनेगा? बोलो 1 - nx। तो दो बातें तो आप अपने से जल्दी से लिख दो। 1 + x की पावर n = 1 + nx एंड 1 + x की पावर -n = 1 - nx। कब? जबकि x क्या हो? बहुत बड़ा या बहुत छोटा? बहुत छोटा हो। तो लिख लो जल्दी से फटाफट इस चीज को। लेस देन 1, बहुत छोटे के लिए लेस देन 1, बहुत ही छोटा। अगर 1 से ग्रेटर तो बिल्कुल नहीं लगती। चलिए लिख लिया? ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। हाँ, फर्स्ट डेरिवेशन है वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके जी, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। फर्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू एल्टीट्यूड सम हाइट, ड्यू टू एल्टीट्यूड सम हाइट। पहले हम हाइट पर चलते हैं। देखो जी, पहले हम हाइट पर चलेंगे। ओके, यस, स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम सरफेस पर थे, सरफेस पर हमारी ग्रेविटी कितनी काम कर रही थी। तो सर ने बता रखा था भाई, सरफेस पर ग्रेविटी होती G = कैपिटल G कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। बोलो यस और नो। अब इसके बाद ये ले लो नंबर 1। क्या ले लो? ये नंबर 1 ले लिया, नंबर 1। ओके, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद आप h हाइट ऊपर चले गए। कितनी हाइट ऊपर चले गए? h हाइट, मतलब आपकी जो रेडियस थी पहले, अब रेडियस r थी, अब रेडियस क्या हो गई? r + h। यस और नो? आप इस r + h को एक सिंपल नाम दे दो, स्मॉल r। क्या दे दिया? स्मॉल r। मतलब स्मॉल r को लिख सकते हो r + h। यस हो गया। तो नई वाली ग्रेविटी देखिए, G = कैपिटल G तो रहेगा, अभी भी मास m का है, अर्थ का ही है मास। अगर आपको डर लग रहा है तो m(e) लग लो, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो अर्थ के लिए कर रहे हो। अगर आपको डाउट बन रहा है तो ऑब्वियसली मास और रेडियस बदल दो, प्लैनेट बदल जाएगा, हमारी दुनिया बदल जाएगी ना। ग्रेविटेशन चैप्टर सब प्लैनेट के लिए है बेटा, है ना? मगर हमारी लिमिट इतनी ज्यादा कम है कि हम उसको अर्थ के लिए पढ़ रहे हैं केवल, है? हाँ, यहां पर क्या आएगा बोलो? स्मॉल r का होल स्क्वायर। आया समझ में कि नहीं आया? स्मॉल r क्यों किया? क्योंकि स्मॉल r इसलिए किया क्योंकि रेडियस अब हमारी बदल के पहले थी कैपिटल R, अब क्या हो गई है? स्मॉल r, है ना? थोड़ा सा इसको लिख दो, ये हो गया रिलेशन नंबर 2। बोलिए यस और नो? रिलेशन नंबर 2 हो गया ये। ओके, हाँ, मैंने यहां पर G लिखी है, गलती करी है। क्या गलती करी है बताइए? मैंने यहां पर मैंने G लिखा है, यहां पर भी G लिख दिया, ये तो बिल्कुल गलत है ना। G' नया वाला कुछ ना कुछ ले लो, G न्यू ले लो, G हाइट ले लो, समझ गया ना? जो भी लेना हो ले लो, ये G'। अब चलिए G' में, नए वाले G में, अंशिका समझ में आया G' क्यों हुआ? क्योंकि चेंज हो के आएगा। G न्यू ले लो, n लिखना हो तो n लिख सकते हो। चलिए, अब सेकंड में फर्स्ट को डिवाइड कर दो, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट।
सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। क्लियर है? देखो कैसे डिवाइड करेंगे बेटा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, जी डैश कितना है, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। इससे ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए कि ना हुए? क्लियर है? हो गए ना? तो देखो क्या बनेगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, देखिए आर स्क्वायर सबसे ऊपर, आर स्क्वायर सबसे ऊपर और नीचे क्या, स्मॉल आर, स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर। लिखना बंद करो प्लीज, आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर का स्क्वायर। अब मैं चेंज कर रहा हूं, क्या मैं स्मॉल आर को लिख देता हूं थोड़ा सा, आर स्क्वायर, क्या मैं इस स्मॉल आर को आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं ना, स्मॉल आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये लिख दिया, सही है? ठीक है, तो देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं जी डैश इक्वल टू जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर। अब मैं लिखूं इसको, ठीक है, ये सब कुछ सही है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जी डैश इक्वल टू, एक बार अच्छे से लिख दूं, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, देखो जी, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर प्लस एच का होल स्क्वायर। वही का वही लिख दिया, बस ये बीच में आया था ना, गायब कर दिया, ये आ गया, इतना आ गया। अब लिखना बंद कर देना, नहीं आएगा समझ में, देखना, ये देखिए, ये है जी डैश, ये है जी इक्वल टू, ऊपर है आर स्क्वायर। अंशिका ये बताओ, अगर मैं अंदर से सिंगल आर कॉमन ले लूं तो होल स्क्वायर लगाए ना, मैंने अंदर से क्या लिया, सिंगल आर कॉमन, तो बाहर क्या बन के निकलेगा, आर स्क्वायर बन के निकलेगा। क्या बन के निकलेगा, आर स्क्वायर। यदि तुमको समझ में नहीं आता तो तुम ऐसे देख लो, ये तुम्हारे पास है आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, अगर तुमने अंदर ही अंदर आर कॉमन ले लिया तो आर बन जा आर, यहां पर क्या आएगा, वन, क्या आएगा, वन प्लस एच अपॉन कितना, अरे जबरदस्ती कॉमन निकाला है ना, एच अपॉन आर, ब्रैकेट लगाओ, पूरे का क्या, होल स्क्वायर। अब यदि ये आर बाहर निकालोगे तो क्या बन के निकलेगा, आर स्क्वायर, और ये वन प्लस एच अपॉन आर का क्या, सही है? तो मैंने यही काम किया, यहां से कॉमन निकाला बाहर तो आ गया क्या, आर स्क्वायर, और यहां पर वन प्लस एच बाई आर का क्या, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर नहीं है, आगे सुन में, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो देखो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू, अंशिका यहां पर है पावर 2, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, -2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर कितना, -2, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2। अब देखो यहां पर निशा, ये एच है और ये आर है, एच क्या है, जितनी आपने हाइट ट्रेवल करी, कितनी हाइट ट्रेवल कर लोगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी लंबी बिल्डिंगें बना लोगे, एरोप्लेन को कितना ऊपर उड़ा लोगे, 11 किलोमीटर, है ना, मगर नीचे की रेडियस क्या है, 6400 किलोमीटर। अब बोलो यदि डिवाइड करोगे तो एच अपॉन आर 1 से बहुत छोटा आएगा कि 1 से बहुत बड़ा आएगा, बहुत ही छोटा, एच बहुत कम है, आप जो हाइट अर्थ के ऊपर जा रहे हो वो बहुत कम है अगर, और ये क्या है, बहुत ज्यादा है, तो यहां से अब स्पेशल केस शुरू हो रहा है। अगर यहीं तक छोड़ दोगे, अगर यहीं तक छोड़ दिया तो देखिए जी डैश इक्वल टू जी 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2, कब, जब आप सफिशिएंटली हाई जा रहे हो, जब आप सफिशिएंटली हाई जा रहे हो, क्लियर हो गया, जब आप बहुत ज्यादा जा रहे हो, जैसे मतलब ये जिस समय ये वैल्यू जो है ये 1 से बहुत बड़ी आ रही है उस समय, ये केस हो गया नॉर्मल केस, ये आपको नहीं लगना है। मान लो एग्जांपल मैंने बोला आपको कि आप 12,800 किलोमीटर चले गए, कितने किलोमीटर, 12,800, 12,800 क्या होता है, 6400 किलोमीटर का जस्ट डबल, 6400 किलोमीटर का जस्ट डबल, सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? अगर आप 12,800 किलोमीटर चल गए तो ऊपर रखोगे 12,800 किलोमीटर और नीचे रखोगे 6400 किलोमीटर, तो ऊपर आएगा 2, कितना आएगा, 2 आएगा।
तो ये बढ़ गया, एक से ज्यादा हो गया। क्लियर हुआ ना? अब देखिए, अब इसका स्पेशल केस हो रहा है। इफ h इज वेरी 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 लेस देन r, अगर हाइट जो है बहुत ही कम है, जो आप ऊपर जा रहे हो वो बहुत ही कम है, अगर हाइट आपकी बहुत कम है रेडियस की तुलना में, तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगी। अभी नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने ये कहा नहीं। जब तक मैंने आपको ये नहीं कहा तो ये मत लगा देना कि 2 को नीचे ले आना, बट अब मैंने कह दिया है। सर जब हाइट छोटी होती रहेगी तब लगेगी। हाइट छोटी होती रहेगी नहीं, जब आप हाइट बहुत कम लोगे। सर अगर बड़ी लेंगे तो नहीं होगा। कैसे लगेगा ये? बाइनोमियल थ्योरम किसके लिए लगता है? h अपॉन r बहुत छोटा या बहुत बड़ा हो। अभी तो मैंने नहीं बोला था ना इसके पहले कि छोटा है कि बड़ा है। ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। हेलो, ये तो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो। तो अब अगर आप छोटा ले रहे हो तो बाइनोमियल थ्योरम लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो -2 कूद करके कहां आ जाएगा? आगे आ जाएगा। तो g डैश इक्वल टू g ब्रैकेट में 1 - 2h अपॉन कितना? r। सो दिस इज योर ग्रेविटेशन। बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया, g डैश इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r। आपको अंडरलाइन कर दे जाओ, सब कुछ लिखा हुआ है शीट में। g डैश इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r। ओके, क्लियर हुआ? सर आप तो अभी लैपटॉप में टाइपिंग करा तो देना आधा घंटा हाँ, तो तो g डैश इक्वल टू g 1 - 2h अपॉन r। क्लियर हुआ? तो अगर आप छोटी हाइट पर जाओगे तो आपका ग्रेविटेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ? छोटी हाइट पर जाएंगे तो आपका ग्रेविटेशन देखो कम हो रहा है, वैसे ज्यादा हाइट पे भी, बट यदि अगर आप माइन्यूट हाइट, कंपैरेबल हाइट पे जा रहे हो तो ये आपका फॉर्मूला लगेगा, दैट इज इक्वल टू g डैश इक्वल टू g 1 - 2h। तो क्लियर हुआ कि ऊपर जाने पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कम होता है। यस यस, देखिए, द अबव फॉर्मूला इज वैलिड। ये जो फॉर्मूला है ये कब तक वैलिड है? आप 320 किलोमीटर तक जाओगे तब तक ये फॉर्मूला वैलिड होगा। 320 किलोमीटर जो होता है वो कितना परसेंट होता है? 5%। अर्थ की रेडियस है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर। अर्थ की रेडियस कितनी है? 6400 किलोमीटर। अंशिका, 6400